और खबरों में आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र के नासिक में बस और ऑटो की टक्कर में महलूकीन की तादाद बढ़कर 26 हो गई है। कल टक्कर के बाद इस बस और ऑटो दोनों कुएं में गिर गए थे, जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया। हादसे में 31 लोग जख्मी हो गए। महाराष्ट्र सरकार ने महलूकीन के अहल खानों को 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। साथ ही वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नासिक में कल हुए हादसे पर अफसोस का इजहार भी किया है। पीएम ने हादसे में जख्मी मुसाफिरों के जल्द सेहतमंद होने की दुआ की है। बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल अब खेल के साथ साथ सियासत के मैदान पर भी नजर आएंगी। आज साइना नेहवाल ने बीजेपी हेडक्वार्टर में पार्टी की मेंबरशिप ली। साइना नेहवाल से उनके साथ साथ उनकी बहन ने भी बीजेपी की रुकनियत हासिल की। हरियाणा में पैदा हुई 29 साल की साइना नेहवाल 2012 में लंदन ओलंपिक में हिंदुस्तान को ब्रॉन्ज मेडल दिला चुकी हैं। बीजेपी में शामिल होकर उन्होंने कहा कि बीजेपी में शामिल होना उनकी खुशकिस्मती है। मुझे आज ये एक उत्सव मिला है कि मैं अपनी कंट्री के लिए कुछ कर सकूं, तो मुझे पर्सनली बीजेपी से कोई अच्छा दिखा नहीं एट द मोमेंट। नरेंद्र मोदी सर ने जो खेलो इंडिया जो करा था, जो अभी बहुत अच्छा चल रहा है, जहाँ पे काफ़ी हद तक नए नए स्पोर्ट्स पर्सन्स आ रहे हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने जेडीयू के नायब सदर प्रशांत किशोर के बारे में कहा कि अगर प्रशांत किशोर कहीं और जाना चाहते हैं तो वो इसके लिए आज़ाद हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि अगर कोई मुझे खत लिखता है तो मैं उसका जवाब देता हूं, लेकिन कोई ट्वीट करता है तो उन्हें ट्वीट करने दे, हमें इससे क्या लेना, पार्टी में कोई भी तब तक रह सकता है। तो ये कहना था। हालांकि अब जेडीयू ने कार्रवाई भी की है और प्रशांत किशोर को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। और अब बात नागपुर की करते हैं। ऐसे में वाकया है कि जिसमें निर्भया कांड की याद आपको दिला देगा, ऐसा वाकया पेश आया है। नागपुर में दरअसल 19 साल की एक लड़की से 52 साल के शख्स ने रेप किया। लड़की घर में अकेली थी। पहले उसने घर में घुसकर लड़की के चेहरे पर स्प्रे मारा। लड़की जब बेहोश हो गई तो उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद दरिंदगी के इंतहा पार करते हुए उसने लड़की के प्राइवेट पार्ट में लोहे की रॉड डाल दी। 21 जनवरी का वाकया, पुलिस ने इसके बारे में जानकारी दी है। 52 साल का मुलजिम योगी लाल एक कपड़ा मिल में सुपरवाइजर के तौर पर काम करता है, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्नाव रेप मुतासिरा के वकील की हालत और बिगड़ गई है, जिसके बाद वकील को लखनऊ के लोहिया इदारे में दाखिल कराया गया है। वकील महेंद्र सिंह को दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी में लोहिया इदारे ले जाया गया। यहां न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में वकील महेंद्र सिंह को दाखिल किया गया है। आपको बता दें कि रायबरेली जाते वक्त उन्नाव रेप मुतासिरा के साथ हुए एक्सीडेंट में वकील महेंद्र सिंह जख्मी हो गए थे। उनका कई दिनों तक दिल्ली के एम्स में इलाज चला था। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस कश्मीर को टेरर फ्री बनाने की कोशिश में लगातार कामयाब हो रहे हैं। जनूबी कश्मीर में मिलिटेंट्स के खिलाफ लगातार ऑपरेशन जारी है और अब वो दिन भी दूर नहीं जब जनूबी कश्मीर को टेरर फ्री बना दिया जाएगा। साल के शुरुआत में ही जनूबी कश्मीर में हिजबुल को तगड़ा झटका लगा है। हिजबुल कमांडर हम्माद खान समेत अब तक तंजीम के 9 दहशतगर्द मारे जा चुके हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की पेट्रोलिंग टीम पर हमला करने वाले मिलिटेंट्स को 3 घंटे के भीतर जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिले के आरवानी में पीर की देर शाम मुठभेड़ में मार गिराया गया। मारे गए दहशतगर्द के पास से हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं, जिसमें एक जवान भी जख्मी हो गया। खबर यह भी है कि लश्कर के एक ओजीडब्ल्यू को पट्टन इलाके से सिक्योरिटी फोर्सेस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए शख्स की शिनाख्त बांदीपोरा के हाजिन के रहने वाले साजिद फारूक डार के तौर पर हुई है। तलाशी के दौरान उसके पास से एक पिस्टल और 2 ग्रेनेड बरामद किए गए। अब ग्राफिक्स के जरिए देखते हैं कि इस साल दहशतगर्दों के खिलाफ कौन कौन से ऑपरेशंस अंजाम दिए गए। 7 जनवरी को साल 2020 के पहले मुठभेड़ में जनूबी कश्मीर के अवंतीपोरा में हिजबुल के दहशतगर्द शाहिद अहमद को सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार गिराया। वो कुछ दिन पहले ही मिलिटेंट बना था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसे सरेंडर करने के लिए काफी मौके दिए। अपने अहले खाना की घर वापसी की गुहार को भी उसने ठुकरा दिया। 12 जनवरी को जम्मू कश्मीर के पुलवामा के त्राल में फौज ने मुठभेड़ के दौरान 3 दहशतगर्दों को मार गिराया। मारे गए इन दहशतगर्दों में हिजबुल का टॉप कमांडर हम्माद खान शामिल था। 13 जनवरी को सिक्योरिटी फोर्सेस ने बडगाम में हिजबुल मुजाहिदीन के एक दहशतगर्द आदिल गनी को मार गिराया था। 15 जनवरी को फौज ने हिजबुल मुजाहिदीन के जिला कमांडर हारून हाफिज को डोडा में एक पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया। हारून ने ही किश्तवाड़ में
आरएसएस और बीजेपी लीडरान का कत्ल किया था। 20 जनवरी को शोपिया में 3 दहशतगर्दों को मार गिराया गया। मारे गए मिलिटेंट्स के पास से भारी तादाद में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। मारे गए मिलिटेंट्स में एक साबिक एसपीओ भी शामिल था, जो राइफल लूटकर फरार हो गया था और दहशतगर्द बन गया था। 27 जनवरी को आरवानी इलाके में हिजबुल मुजाहिदीन के शाहिद अहमद डार को मार गिराया गया। साल 2014 से ही एनडीए की सरकार ने जम्मू कश्मीर को टेरर फ्री बनाने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को खुली छूट दे दी है। रही सही कसर आर्टिकल 370 के प्रोविजन को खत्म करके पूरी कर दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेस वादी में मौजूद सभी बड़े कमांडर्स का खात्मा कर चुकी हैं। बचे कमांडर या तो अंडरग्राउंड हो गए हैं या सरहद पार भाग गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सीधा आपको दिल्ली के नजफगढ़ लिए चलते हैं। वजीर दाखिला अमित शाह खिताब कर रहे हैं। मामूली झांसी में रजिस्ट्री कराकर मोदी जी ने ये 40 लाख लोगों के घरों को आज मालिक बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मित्रों, आज मैं आपको कहकर जाता हूं, ये गांव वाले दिल्ली में हमारी सरकार बना दे, आप मेरी बात याद रखना, 5 साल के अंदर दिल्ली सरकार को साथ में रखकर नरेंद्र मोदी जी हर अधिकृत कॉलोनी, क्योंकि अब अधिकृत हो चुकी है, हर अधिकृत कॉलोनी के अंदर रोड, रास्ता, पानी, बागीचा, छोटी सी लाइब्रेरी और स्ट्रीट लाइट की सुविधा 5 साल के अंदर पूरी कर ये 40 लाख लोगों के जीवन को संवारने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और मित्रों, हम केजरीवाल जी जैसे नहीं है, हम जो बोलते हैं वो हम करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज मैं गांव के क्षेत्र में आया हूं और हमने कहा था कि डीडीए की लैंड पॉलिसी देहात और किसानों के लिए हम बनाएंगे। आज ग्रामवासियों को 79 ग्रामों को शहरी गांव का स्टेटस देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है और इसी के कारण शहरी विकास से जुड़ी हुई सारी योजनाएं अब गांव में आ जाएगी। 79 गांव में भारत सरकार का बजट पानी, बिजली, शौचालय, इसके लिए हम डायरेक्ट खर्च कर पाएंगे। और मित्रों, धारा 81 के अंतर्गत दर्ज मुकदमे भी सारे के सारे ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वापिस लेकर आपको मुकदमा से बढ़ात देने का काम किया है। मित्रों, ये सारी चीजें ऐसी है, मोदी जी ने कई फ्लाईओवर बनाए, कई अस्पताल बनाए, मेरठ को जोड़ने वाला 8 लेन रोड बनाया, भारत वंदना पार्क बनाया, साइकिल ट्रैक बनाया, ढेर सारी चीजें बनाई है। मगर ये सब चीजें से ज्यादा महत्वपूर्ण है, मोदी जी को आपने दोबारा चुना। मोदी जी ने एक के बाद एक कर 70 साल से लंबित सारी पेंडिंग प्रॉब्लमों को एक एक कर समाप्त कर दिया। मित्रों, आज मैं आपको मन से पूछने आया हूं, माताओं, भाइयों, बहनों, बताना आप सभी चाहते थे या नहीं चाहते थे कि अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बन जाए? जोर से बोले, चाहते थे या नहीं चाहते थे? 550 साल से देश भर का हर व्यक्ति चाहता था कि अयोध्या में श्री राम का मंदिर बने। मगर जब भी केस आता था, एक कांग्रेस पार्टी, केजरीवाल, ममता, ये सारे राहुल बाबा एंड कंपनी तारीख पे तारीख डेट लेते जाते थे। और
तो दिल्ली के नजफगढ़ से अमित शाह खिताब कर रहे थे। सीधे तौर पर दिल्ली इलेक्शन पर वो बोल रहे थे और कह रहे थे कि अगर उनकी सरकार बनती है दिल्ली में तो सीधे तौर पर जो अनाधिकृत कॉलोनियाँ थी जिनको अधिकृत किया गया है उनमें और बदलाव आएंगे, वहाँ तरक्की होगी, वहाँ पर लाइब्रेरी से लेके बगीचे तक सब होंगे। इस तरह की बातें कर रहे थे अमित शाह। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को यकीन है कि उनके अमन मंसूबों को फिलिस्तीन भी खुले दिल से कबूल करेंगे। उन्होंने कहा कि मशरिक़ वस्ता में दायमी अमन के लिए पेश की जाने वाली तजवीज़ में सभी फरीक के मफाद का ख्याल रखा गया है। वाज़ेह हो कि सदर ट्रंप आज देर रात मुबैना अमन मंसूबे का ऐलान करने वाले हैं। इसके ऐलान से कबल ट्रंप ने गुज़िश्ता दिनों इजरायली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। व्हाइट हाउस में नेतन्याहू से मुलाकात के बाद सदर ट्रंप ने कहा कि डील ऑफ सेंचुरी में सभी के लिए बहुत कुछ है। मंसूबे की तफसीलात से मुताल्लिक पूछे गए सवालों को खूबसूरती से ट्रंप ने टाल भी दिया। उनका सिर्फ इस बात पर इसरार रहा कि मंसूबे में वो कुछ है जिसकी वो आरजू किया करते थे। वाज़ेह हो कि ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से हालिया लिए गए फैसलों के बाद फ़िलिस्तीन ने ट्रंप के मुजव्वज़ा अमन मंसूबे को सामने आने से पहले ही मुस्तरद कर दिया है, लेकिन ट्रंप को उम्मीद है कि बिलाखिर वो इस मंसूबे पर राज़ी हो जाएंगे। A plan that's very important to peace in the Middle East. No matter where I went, they say Israel and the Palestinians, they have to make peace before you can really have peace in the Middle East. So people have been working on this for many, many years, and I think we're relatively close, but we have to get other people to agree with it also. I will say many of the Arab nations have agreed to it. They like it. They think it's great. They think it's a big start. I think it's a big start, too. I think it's a fantastic thing if we can pull it off. They say it's probably the most difficult deal anywhere and of any kind to make. In the business world, when I was back in the business world, when the deal was tough, people would jokingly refer to it as this is tougher than Israel and the Palestinians getting together. And that's what I've heard all my life. And so we'll see what happens. We have something that makes a lot of sense for everybody. And we appreciate you being here. And Mr. Prime Minister, great job you're doing. Thank you. Thank you very much. Thank you. Mr. President, I just want to say two things. First, that the deal of the century is the opportunity of a century, and we're not going to pass it by. And we'll talk about that tomorrow. Today, I repeat, I just want to say thank you for everything you've done for the state of Israel. You've been the greatest friend that Israel has had in the White House, and I think tomorrow we can continue making history. Thank you, Mr. President. I look forward to it. Thank you very much. Mr. President, did you speak to the Palestinians about your plan, to the Palestinian president? Because there are reports We that you will be refused to reporting take on that forward. tomorrow. It's something they should want. They probably won't want it initially, but I think in the end they will. I think in the end they're going to want it. It's very good for them. In fact, it's overly good to them. So we'll see what happens. Now, without them, we don't do the deal, and that's okay. They're not living well. As you know, we cut off aid to Palestinians, and something I don't like to do, but we did that. And we think that there's a very good chance that they're going to want this. I would say they're initial just as great negotiators, and they are great negotiators. Their initial response, and I have no idea what they're going to say, would be, oh, we don't want anything. But in the meantime, they'll be negotiating. So let's see how it works. So tomorrow at 12 o'clock, we'll be announcing a plan, and it's a very big plan. It will be a suggestion between Israel and the Palestinians. It's the closest it's ever come, and we'll see what happens. तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक अमेरिकी सदर ने बिन्यामिन नेतन्याहू के बाद हिजब इख्तलाफ के लीडर बेनी गाट्स से भी मुलाकात की। सियासी उफक पर उभरने के बाद दोनों की ये पहली मुलाकात है। उन्होंने कहा कि आइंदा मार्च में होने वाले आम इंतखाबात के बाद ट्रंप के मुजव्वज़ा अमन मंसूबों को लागू और कामयाब बनाने में वो पूरा ताउन करेंगे। वाज़ेह हो कि ब्लू एंड वाइट पार्टी के सरबराह पहले इस बात की मुखालफत करते रहे हैं कि इजराइल इंतखाब के दौरान अमन मंसूबों को मंजर आम पर ना लाया जाए, लेकिन चंद दिनों कबल उनके मौक़िफ़ में तब्दीली आ गई। उन्होंने सदर ट्रंप के अमन मंसूबे को तारीखी संगे मील करार दिया। उन्होंने कहा कि इंतखाब के बाद इसे लागू करने में वो मुल्की और इलाकाई फरीक़ैन के साथ मिलकर इसे लागू करने की ईमानदारी से कोशिश करेंगे। सदर ट्रंप के साथ हुई मुलाकात को खुशगवार करार देते हुए बेनी गाट्स ने कहा कि बातचीत के दौरान इसराइल के मुस्तकबिल और मुल्क की सलामती के लिए उमूर पर भी चर्चा हुई।